नमस्कार। देखिए, यूपी पीसीएस परीक्षा 24 अक्टूबर को प्रस्तावित है और 5 दिसंबर को आपकी आरओ एआरओ की परीक्षा होनी है। उसके बीच में बहुत सारी परीक्षाएं हैं, लोअर मेंस है और भी परीक्षाएं हैं। तो इन सब के लिए आज से हमारे चैनल पर खासकर यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए रिवीजन सीरीज, जो जीएस के कुछ प्रमुख सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, इन सब के जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो पॉइंट हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, इन सब को हम लोग डेली वीडियोस के थ्रू देखेंगे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है, तो आप लोग इससे ज़रूर जुड़ें। आज का जो पहला टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग पंचायती राज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पंचायती राज से प्रश्न पूरा पूछा जाता है और इसी में मैं आपको पूरा पंचायती राज बताने वाला हूँ। ये जो आज का आपका पंचायती राज का मैटर है, पूरा मेरी नोट्स से आधारित है, पूरा मेरी नोट्स से लिया गया है। अगर आपको इस तरह के नोट्स चाहिए जिसमें कि पूरा एकदम विधिवत जो वर्तमान में पैटर्न चल रहा है, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों तरीके से चाहिए, तो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए तुरंत नोट्स लिखकर मैसेज कर दें, वहाँ पर सैंपल दिखाया जाएगा और जल्द से जल्द लेकर अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो यही पर्याप्त है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं पंचायती राज की। पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। अर्थात राज्य की जो विधानसभाएं हैं वही पंचायती राज का निर्माण करती हैं, उसी के द्वारा ये स्थापित किया गया है। 1992 के 73वें संशोधन देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 को किया गया। इस कार्यक्रम के द्वारा सामान्य जनता को विकास से जोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन यह असफल रहा। इसके बाद 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम को भी संचालित किया गया। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और बलवंत राय मेहता ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पंचायती राज के निर्माण की, पंचायती संस्थाओं के स्थापना का सर्वप्रथम सुझाव दिया था। ओके, तो अब हम लोग बलवंत राय मेहता समिति को देखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, थोड़ा तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये रिवीजन है। समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट में निम्न सिफारिशें की थीं। सबसे पहले तो समिति ने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू होनी चाहिए, और वो जो त्रिस्तरीय है उसके 3 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना, ये बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था। इसके अलावा ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा की जानी चाहिए। पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा हो, ऐसा इसने कहा था, जो कि आज भी ये व्यवस्था लागू है। इसके अलावा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भी बात इस समिति ने कही थी। पंचायत समिति को कार्यकारी तथा जिला परिषद को सलाहकारी निकाय होना चाहिए, ऐसा भी इस समिति ने कहा था, तथा जिला परिषद का जो अध्यक्ष हो वो जिलाधिकारी होना चाहिए, ऐसा बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी। ओके, मेहता समिति की सिफारिश को एनडीसी द्वारा 1958 में स्वीकार किया गया और इस सिफारिश के आधार पर सर्वप्रथम राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले में प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा पंचायती राज की स्थापना की गई। ये भी काफ़ी प्रश्न बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना कहाँ हुई, तो 1959 में नागौर जिले में, राजस्थान के। ओके, पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। ओके, तो ये बलवंत राय मेहता समिति हो गई और उनकी सिफारिशें हो गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक दूसरी समिति आई, अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में आई कमी को दूर करने के लिए 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। 1978 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कौन सी सिफारिशें थी? जिसमें इसने कहा कि त्रिस्तरीय नहीं, द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए। वो 2 स्तर कौन कौन से होनी चाहिए? जिला स्तर पर जिला परिषद और 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव के समूह में मंडल पंचायत होनी चाहिए, ऐसा अशोक राय मेहता समिति ने कहा।
इसके अलावा राज्य में विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर जिला हो। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को समाप्त कर देना चाहिए तथा मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तथा जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष हो, ऐसा अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी। हालांकि जनता पार्टी की सरकार बीच में ही भंग हो गई थी और इसी के कारण इस समिति की सिफारिशें नहीं लागू हो पाई थीं। ओके, आगे सभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया पीएल सिंघवी की सिफारिश पर। यह विधेयक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। 24 अप्रैल को ही पंचायती राज की स्थापना हुई थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के नाम से मनाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं जो आज से सीरीज प्रारंभ हो रही है इसमें जो भी करवाऊंगा सब की आपको विस्तृत, बृहद और इस प्रकार से जानकारी दूंगा कि आप सिर्फ यही पढ़ लेंगे तो आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और फैक्ट भी क्लियर होते जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अब हम देखते हैं जो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 आया, इसके बारे में। इस अधिनियम का महत्व क्या है? देखिए, इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया खंड 9 जोड़ा गया जिसको पंचायतें नाम से जाना गया है, जिसका शीर्षक पंचायत है या पंचायतें। ओके, इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 243 से 243 रड़ा तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। ओके, 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित कुल 29 विषय हैं। अक्सर पूछा जाता है कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। यह अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है। यह देश में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर तैयारी करने की क्रांतिकारी कल्पना है। क्या? पंचायती राज। पंचायती राज की विशेषताएं देखिए। सबसे पहले ग्राम सभा। पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर एक ग्राम सभा होगी। इस निकाय में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। अक्सर पूछा जाता है ग्राम सभा में कौन होते हैं, तो ग्राम सभा में निर्वाचक जो सूची होती है, जो निर्वाचक नामावली होती है, उसमें जो पंजीकृत व्यक्ति होता है उसी को ग्राम सभा का अस्थायी सदस्य माना जाता है। ओके, ग्राम सभा की शक्तियों के संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाएगा, ऐसा पंचायती राज की व्यवस्था में कहा गया है। अगला है त्रिस्तरीय प्रणाली होनी चाहिए। ये पंचायती राज की ये भी व्यवस्था है। ग्राम, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायती प्रणाली होनी चाहिए। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उसमें 2 स्तरीय पंचायत तथा 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था होनी चाहिए। चुनाव की बात करें तो चुनाव तीनों स्तर के पंचायतों के सदस्यों का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा सीधे होगा। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से तथा मध्यवर्ती तथा जिला स्तर के पंचायत अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वो आज भी होता है। अभी हाल ही उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव संपन्न हुए जिसमें आप लोगों ने देखा कि जो प्रधानी का चुनाव हुआ था, प्रधान यानी जो निचला स्तर है, वो मुख्य रूप से उसमें जनता ने प्रत्यक्ष रूप से वोट दिया था, जबकि जो क्षेत्र पंचायत, चाहे वो जिसको ब्लॉक प्रमुख कहते हैं या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है, तो वही प्रणाली आज भी लागू है। अब बात करते हैं सीटों की आरक्षण की। तो पंचायती राज में अनुच्छेद 243D के तहत सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें पंचायत के सभी स्तर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए उनकी सदस्य संख्या के कुल जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। ओके, लेकिन वर्तमान में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिसमें महिलाओं को 50% तक आरक्षण प्रदान किया गया है, जैसे आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा आदि में 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। कार्यकाल बात करें पंचायती राज में तो सामान्यतः 5 वर्ष है और 5 वर्ष से पहले भी ये विकसित हो सकता है। पंचायती राज में भाग लेने के लिए, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए मिनिमम आयु योग्यता 21 होता है। यहाँ पर याद रखिएगा, जो निर्वाचन आयोग है, जिसको हम लोग सामान्य रूप से निर्वाचन आयोग कहते हैं, वो पंचायती राज का चुनाव कंडक्ट नहीं करवाता है। पंचायती राज के चुनाव के लिए सिर्फ और सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग बना है और राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ पंचायती राज के चुनाव को ही कंडक्ट करवाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। पंचायत चुनाव संबंधित मामलों पर राज्य विधानमंडल कोई भी उपबंध बना सकता है, यानी कोई भी नियम बना सकता है।
पंचायती राज में वित्त आयोग भी होता है अनुच्छेद 243 आई में। ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। ये अनुच्छेद 243 आई में वर्णित है। पंचायतों की शक्तियाँ देख लेते हैं। पंचायतों को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी तथा वे किन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगी, इसका उल्लेख 11वीं अनुसूची में है, जिसमें कुल पंचायतों के कार्य के लिए 29 विषय शामिल किए गए हैं। उसमें जो कुछ प्रमुख विषय हैं उसको देख लीजिए। कृषि, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, भूमि विकास चकबंदी, लघु सिंचाई, जल प्रबंध, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, लघु वन उत्पाद, सामाजिक वनोद्योग, खादी, ग्राम कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, महिला और बाल विकास, ग्रामीण विद्युत, सड़क पुलिया संचार, पुस्तकालय, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। ये पंचायतों की शक्तियां हैं, ये पंचायतों के कार्य हैं। यानी कुल 29 प्रकार के कार्य, 29 प्रकार के विषय रखे गए हैं जो कि पंचायतों से संबंधित हैं। और सभी को जो खासकर पंचायत के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं जनता के रूप में, जनता के लिए, उनको इसका नॉलेज होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। हालांकि अगर जो वर्तमान में व्यवस्था है, अगर देखें जो अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, बहुत से लोग हैं जिनको यही नहीं पता है कि हम प्रधान बन गए हैं, हम क्षेत्र पंचायत सदस्य बन गए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं, जिला पंचायत सदस्य बन गए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमारे उत्तरदायित्व क्या है, हमारा कार्य क्या है। ठीक है, तो यही भारत की विडंबना है। अगर सबको अपना कार्य, अपने उत्तरदायित्व का पता चल जाए तो निश्चित रूप से भारत और भी आगे जा सकता है। ठीक है, हम पंचायती राज पर कुछ समितियों का जो गठन हुआ है उसको देख लेते हैं। ये भी अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले तो ML सिंघवी समिति, ये पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए 1986 में गठित हुई थी। GVR राव समिति, ये प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार के लिए 1985 में गठित हुई थी। के संथानम समिति, ये पंचायती राज चुनाव पर 1965 में गठित हुई थी। जी रामचंद्रन समिति 1966 में। सादिक अली समिति, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। और दया चौबे समिति 1976 में। ये जो 6 समितियां हैं सभी पंचायती राज पर गठित की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पंचायती राज से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को देख लेते हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 243 ये पंचायती राज की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 243 ए या का, ये ग्राम सभा से संबंधित है। अनुच्छेद 243 बी या खा, ये पंचायतों के संविधान से संबंधित है। 243 सी या गा, जिसको कहते हैं, पंचायतों के गठन से संबंधित है। 243 डी या घा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटों के आरक्षण से संबंधित है। 243 ई या अंगा, जिसको कहते हैं, पंचायतों के कार्यकाल से संबंधित है। 243 जी या छा, जिसको कहते हैं, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। 243 आई या झा, ये वित्त आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 243 के या टा, जिसको कहते हैं, पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। और 243 का ओ या जिसको मड़ा कहते हैं, चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक से संबंधित है। ये कुछ प्रमुख पंचायती चुनाव से संबंधित अनुच्छेद हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अगर हम उद्देश्यों की बात करें लास्ट में, तो देखते हैं कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो आम जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, और सामुदायिक विकास, ग्रामीण जनता का सामुदायिक विकास करना, ये सभी पंचायती राज व्यवस्थाओं की स्थापना के मुख्य उद्देश्य हैं। ओके, तो ये पंचायती राज के बारे में हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। पंचायती राज से ही नगर पालिकाओं का संबंध है। नगर पालिकाओं की व्यवस्था भाग 9A में की गई 12वीं अनुसूची में, अनुच्छेद 243 P से ZG तक। ठीक है, नगर पालिकाओं के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, भारत में शहरी स्थानीय शासन का अर्थ शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों से बनी सरकार से है। जैसे ग्रामीण में गांव में प्रधान वगैरह चुने जाते हैं, वैसे आप लोगों ने सुना होगा कि शहर में पार्षद, महापौर, ये सब चुने जाते हैं। ठीक है, तो वो नगर पालिका का हिस्सा है। ठीक है, केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन का विषय 3 मंत्रालय से संबंधित है। नगर विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। ठीक है, नगर निकायों की अगर हम विकास की इतिहास को देखें तो सबसे पहले 1687-88 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ। ओके, 1726 में बम्बई और कलकत्ता में नगर निगम स्थापित हुआ। 1822 में लॉर्ड रिपन का मैग्ना कार्टा आया। 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट पारित हुआ। और 1935 में
भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थानीय स्वशासन प्रांतीय विषय घोषित किया गया। ओके, देखिए आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार से हमारे नोट्स में सब कुछ मेंशन किया गया है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप लोग मेरी नोट्स ले लेंगे तो आपको ना कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत है, ना कोई सॉल्व पेपर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बैक ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सब आपको इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ मेरे नोट्स लीजिए और जो लोग नोट्स लेंगे वो निश्चित रूप से सफलता जल्द प्राप्त करेंगे और लोगों की अपेक्षा। बात करते हैं हम 74वें संशोधन अधिनियम 1992 की। तो इसके द्वारा नगरीय शासन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला, यानी नगर पालिकाओं को। तो यहाँ पर याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन ये पंचायतों से संबंधित है और 74वां ये नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, यह अधिनियम 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 का 12वीं अनुसूची और 18 अनुच्छेद और जोड़े गए। प्रमुख विशेषताएं देखते हैं नगर पालिका की। तो 3 प्रकार की कुल नगर पालिका होती हैं। सबसे पहले पर है नगर पंचायत। ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हों, जिनकी जनसंख्या 5 से 20 हज़ार तक है, वो नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं। नगर पालिका परिषद छोटी शहरी क्षेत्रों के लिए है 20 हज़ार से 1 लाख जनसंख्या तक की, और 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या के लिए यानी बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम का गठन किया जाता है। ओके, संरचना अगर हम देखें तो नगर पालिका के सभी सदस्य सीधे नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक नगर पालिका को निर्वाचन क्षेत्रों, जिसको वार्ड कहते हैं, इसमें बांटा गया है। राज्य विधानमंडल नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव का तरीका प्रदान करता है। 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के क्षेत्र में 1 या अधिक वार्ड समितियों का गठन होगा, ऐसा बताया गया है। पंचायती राज की तरह इसमें भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण तथा अनुसूचित जाति और जनजाति सदस्यों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया गया है। ओके, शहरों में जो शासन होते हैं, नगर पालिकाओं में जो शासन होते हैं, उसके प्रकारों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो नगर निगम। नगर निगम क्या है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जैसे आपका हो सकता है जो यहाँ से आप बिलोंग करते हो, आपका भी शहर नगर निगम में हो। तो नगर निगम का निर्माण बड़े शहरों के लिए होता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। यह राज्यों में राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा तथा केंद्र शासित क्षेत्र में संसद द्वारा स्थापित संस्था है। ठीक है, यानी राज्यों में विधानमंडल इसकी स्थापना करती है और केंद्र शासित प्रदेशों में संसद इसकी स्थापना करता है। इसमें कुल 3 प्राधिकरण होते हैं: परिषद, अस्थायी समिति और आयुक्त। जिसमें सबसे पहले हम लोग परिषद को देखते हैं। परिषद ये निगम की वैचारिक और विधायी शाखा है। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित लोग शामिल होते हैं, यानी इसमें जो लोग शामिल हैं उनका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका प्रधान मेयर होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यह परिषद की सभा की अध्यक्षता करता है। ओके, ये पहला हो गया परिषद। इसके बाद दूसरा है अस्थायी समिति। अस्थायी समिति क्या करती है? लोक कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर निर्धारण, वित्त आदि को देखती है। इसके अलावा नगर निगम आयुक्त तीसरा होता है। ये नगर पालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको CEO कहा जाता है, वो होता है। यह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और परिषद तथा अस्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करता है। तो ये नगर निगम के 3 प्राधिकरण हो गए और ये नगर निगम के बारे में हुआ। अब हम बात करते हैं नगर पालिकाओं की। नगर पालिका कस्बों और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। यह राज्य विधानमंडल और संसद द्वारा स्थापित संस्था है। इसके भी 3 भाग हैं, 3 प्राधिकरण हैं। सबसे पहले परिषद। परिषद ये विचारात्मक और विधायी शाखा है। ये भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसको पार्षद और इसका जो प्रमुख होता है वो महापौर कहलाता है। आप लोगों ने इन सबको सुना होगा। दूसरी अस्थायी समिति है, लोक कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्त का कार्य देखती है। जबकि तीसरा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ये नगर पालिका के दैनिक प्रशासन का जिम्मेदार होता है। ओके, तीसरा जो प्रकार है शहरी शासन का, वो है अधिसूचित क्षेत्र समिति। यह पूरी तरीके से नामित इकाई है राज्य सरकार द्वारा, ना कि निर्वाचित और ना ही सांविधिक। शक्तियां लगभग नगर पालिका की शक्ति के बराबर होती हैं इसका गठन औद्योगिकरण के कारण विकासशील कस्बों के प्रशासन के लिए किया जाता है। चौथा है नगर क्षेत्रीय समिति। ये छोटे कस्बों के प्रशासन के लिए गठित की जाती है। राज्य विधानमंडल के एक अलग अधिनियम द्वारा इसका गठन होता है। इसे जल निकासी, सड़क और मार्गों में प्रकाश व्यवस्था की जिम्मेदारी दी जाती है। ओके, ये नगर क्षेत्रीय समिति का कार्य होता है। इसके अलावा एक छावनी परिषद भी होती है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा।
ये जहाँ पर सैन्य टुकड़ियाँ अस्थायी क्षेत्र से रहती हैं, जिसको हम लोग छावनी क्षेत्र कहते हैं, उसमें सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए नियुक्त किया जाता है। 2006 के छावनी अधिनियम के उपबंधों के तहत इसको गठित किया गया है। छावनी परिषद में निर्वाचित सदस्य तथा नामी सदस्य होते हैं। सेना अधिकारी परिषद का अध्यक्ष होता है और छावनी परिषद के जो कार्यकारी अधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये शहरी शासन के कुछ प्रमुख प्रकार हुए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पंचायती राज और नगर पालिका दोनों को देखा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस नोट्स को ऐसे ही चाहिए, पूरी नोट्स पूरी की पूरी नोट्स हर सब्जेक्ट की ऐसे ही आपको मिलेगी, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट, तो इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करें बिना देर किए हुए। नमस्कार।